यस सर, क्लियर है। लेक्चर नोट नहीं है लास्ट टाइम के क्या? अलीजा आपके पास भी नहीं है? अच्छा, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स कर लिए थे, ठीक है। मेमोरी सर्किट्स हमने स्टार्ट करना था, राइट? अगर डिजिटल सर्किट्स में देखा जाए ना, तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिवाइड, इसे कहते हैं लॉजिक वर्सेस मेमोरी। हम लोग अभी तक जितनी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो ट्रांजिस्टर्स के आप लॉजिक गेट्स बना रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो प्राइमरली हम लॉजिक के ऊपर काम कर रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन। दूसरा जो एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है मेमोरी सर्किट्स। मेमोरी सर्किट्स यानी आपको कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसको कहीं स्टोर कराना होता है, माइक्रो प्रोसेसर को डेटा देने के लिए कहीं से डेटा आ रहा होता है। सो ये दोनों जो ऑपरेशन है ऐसे हैं जिसके लिए डेटा ऑलरेडी कहीं मौजूद हो। अब डेटा को स्टोर कैसे कराया जाए मेमोरी के लिए, तो उसकी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मौजूद है। फॉर एग्जांपल, आप सॉलिड स्टेट मेमोरीज होती हैं जिसमें आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर डेटा स्टोर कराएं। उसके अलावा मैग्नेटिक टेप के ऊपर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ऑप्टिकल मीडियम्स होते हैं जिसके ऊपर डेटा स्टोर किया जा सकता है। सो देयर आर सेवरल थिंग्स। मेमोरी की अगर क्लासिफिकेशन देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो ये है कि मेमोरी में जो एक्सेस टाइम है, यानी उसमें वैल्यू को रीड करवाना और उसको राइट कराने में कितना टाइम लगता है। एक रूल ऑफ थंब ये है कि ऑल दैट मेमोरीज दैट हैव फास्टर एक्सेस टाइम, रीड राइट टाइम, दे टेंड टू बी एक्सपेंसिव। वो वाली मेमोरीज जिनका एक्सेस टाइम ज्यादा होता है, दे टेंड टू बी रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। उसके अलावा भी मेमोरीज को क्लासिफाई करने का तरीका, फॉर एग्जांपल वॉलेटाइल मेमोरी वर्सेस नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है कि जिसको आप जब तक पावर देते रहे तो जी मेमोरी रहेगी, द मोमेंट यू टर्न ऑफ द पावर तो वो मेमोरी सब कुछ गायब हो जाएगी। तो इसको हम टिपिकली कंप्यूटर के अंदर फिजिकल मेमोरी या रैम के लिए यूज करते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है वो क्लासिकली स्पीकिंग मैग्नेटिक मटेरियल के जरिए, ऑप्टिकल मटेरियल के जरिए भी टाइम से यूज किया गया है, लेकिन अब जो है वो सॉलिड स्टेट मेमोरीज पे आ रहे हैं। हमारा जो इसके अंदर अभी फोकस रहेगा वो ज्यादातर रहेगा रैम की इंप्लीमेंटेशन के लिए, कि रैम में हम किस तरह के सर्किट इस्तेमाल करते हैं। दीज आर वॉलेटाइल मेमोरीज, सॉलिड स्टेट मेमोरीज जो कि हम देख रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे स्टैटिक रैम किस तरह से होती है, स्टैटिक मेमोरी कैसे होती है, और फिर डायनामिक मेमोरी कैसे होती है। सब्सिक्वेंटली हम इसे देखेंगे। स्टैटिक मेमोरी एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें जो वैल्यू है वो एक ट्रांजिस्टर के अंदर स्टोर होगी, ये पैरासिटिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टैटिक मेमोरी। ठीक है। अच्छा, वीएलएसआई के कोर्स में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद जो एक बेयर मिनिमम कैपेबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए वो ये है कि आप डिजिटल सर्किट को देखते हुए, आपको पर्पस भले ना पता हो लेकिन आप ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं डिजिटल सर्किट्स के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं, जो बातें आपको पता होनी चाहिए वो क्या है। डिजिटल सर्किट्स में कितने लॉजिक लेवल्स होते हैं? दो, 0 और 1। यानी किसी भी जगह पर जो इनपुट आएगा या किसी भी जगह से जो आउटपुट निकलेगा वो या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर जो चलता है वो काम करता है एज अ स्विच। एनमॉस को हाई देंगे तो वो ऑन हो जाएगा, एनमॉस को लो देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, पीमॉस को लो देंगे तो ऑन हो जाएगा, पीमॉस को हाई देंगे तो ऑफ हो जाएगा।
अगर ये बेसिक्स आपको पता चल चुकी हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि पता चल ही जानी चाहिए, अब तो आखिरी क्लास आ गई है, ठीक है। सो यहां पर ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, लेट मी नेम देम फॉर यू एंड यू वुड टेल मी देयर ऑपरेशन, कि ये कर क्या रहे हैं, कहानी क्या चल रही है। जी, इसमें से जो चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरे इससे तो ये हो रहा है या उससे वो हो रहा है, वो मुझे बताइए। जी आप बताइए, इसके अंदर कोई से भी कुछ ट्रांजिस्टर्स के बारे में जो आपको समझ में आ रहा है कि सर ये ट्रांजिस्टर ये कर रहे हैं। सर जो M2 है वो M2 PMOS है, ठीक है, M1 जो है वो NMOS है, ठीक है। M6 भी हमारे पास। ये तो आप मुझे टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स बता रही हैं, ये नहीं, ऑपरेशन बताना है कि भाई ये क्या कर रहा है, ये सर्किट ये कर रहा है, ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये कर रहे हैं। N6 क्या काम कर रहा है? हमारा आउटपुट है उसको वो इन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। कौन से आउटपुट को इन्वर्ट कर रहा है? हाँ शहूद, कोई से भी ट्रांजिस्टर जो आप बता सकते हैं। M2 M1 वाला क्या? इसका मतलब है M2 M1 क्या कर रहे हैं? ये एक इन्वर्टर है। क्या ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि M2 M1 इज एन इन्वर्टर? मेरा ख्याल है पहली क्लास से ही तकरीबन ये चीज चली आ रही है, आखिरी क्लास में भी हम वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 15 क्लासेस के बाद ये कैपेबिलिटी पैदा होना कि आप इन्वर्टर को पहचान लें, दैट्स ऑल आई एम आस्किंग। ये एक इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के आउटपुट को ये M6 कर क्या रहा है? इसको ऑपरेशन को क्या कहेंगे? स्विच। सो इसका मतलब ये है यू आर कंट्रोलिंग द आउटपुट। लेट्स टॉक अबाउट M3 एंड M4। M3 M4 क्या कर रहा है? ये भी इन्वर्टर है, ठीक है। और M5, तो इसका मतलब है इसके आउटपुट को आप इसके जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ टॉक अबाउट M1 M2 M3 M4, इसके कनेक्शंस की बात कीजिए, ये किस तरह से कनेक्शन है? ऐसा इससे पहले कभी पढ़ा है? ऐसा इससे पहले कभी पढ़ा था? कहां पढ़ा था, किस टॉपिक में? फीडबैक तो अलग सब्जेक्ट है, मैं फीडबैक नहीं पढ़ा था, मैं टॉपिक पूछ रहा हूं। डायनामिक सर्किट्स में तो नहीं पढ़ा था ये। किसमें? स्टैटिक लैच के अंदर पढ़ा था, ठीक है ना। हमने जब लैच को स्टैटिसाइज करना था तो हमने ये काम किया था। तो इसी का तो ये सर्किट है। और अब हो क्या रहा है, दरअसल ये जो है दिस इज योर मेमोरी ब्लॉक। वाई? लेट से आपने इसके अंदर वैल्यू 0 दी है तो आउटपुट क्या होगा? 1। 1 पर 0, 0 पे 1। आपने जो वैल्यू दे दी आप उस इनपुट को हटा दें। मेमोरी यही तो चीज होती है। मेमोरी क्या है? मेमोरी ये है कि अगर मैंने एक बात बोली आपको और मैं थोड़ी देर बाद आपसे वही पूछ रहा हूं, तो आपने उस बात को जो मैंने पहले बोला था रिटेन रखना है। तो मैंने जो इनपुट दिया 0, अब मैं रिमूव कर देता हूं। इस सर्किट का कोई इनपुट नहीं है, लेकिन आउटपुट 1 रहेगा। ये इनपुट यहां पर जो, या इसको आप कह लीजिए 0 और 1, ये बरकरार रहेंगे। दैट इज व्हाई दिस इज अ मेमोरी। इस मेमोरी में कितनी वैल्यू स्टोर होती है? इस मेमोरी में 1 बिट स्टोर होती है। 1 बिट की पॉसिबल वैल्यू क्या है? 0 है या 1 है, तो वो इस वैल्यू को रिटेन रखता है। अच्छा, अगर मैं पावर सप्लाई ऑफ कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं पावर सप्लाई ऑफ कर दूंगा ये सारा डेटा गायब हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई इज देयर, यहां पे 0 है 1 है, मैं अभी चला जाता हूं 3 दिन बाद वापस आता हूं तो क्या होगा? ये 0 1 बन जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। हेंस इट इज अ मेमोरी। ये आपके पास स्टैटिक मेमोरी होती है। तो ये ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के जरिए आपने एक वैल्यू को स्टोर किया है, और वो क्या है? सिंपली वही सर्किट है। आप ये चीज देखेंगे कि डिजिटल सर्किट्स में एज सच कोई नई कहानी नहीं आ रही होगी। हर बार हम कहेंगे हमें ये ऑपरेशन करना है और वही नोन चीजों को लेके अगेन एंड अगेन हम यूज कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये एक इन्वर्टर है, ये एक इन्वर्टर है, ये बैक टू बैक कनेक्टेड है, और ये ट्रांजिस्टर इस वैल्यू को बाहर निकाल देती है। सो दिस इज हाउ द वैल्यू इज स्टोर्ड। अच्छा, मेमोरी के साथ दो काम किए जाते हैं। क्या?
या तो मेमोरी में आप वैल्यू स्टोर करवाते हैं या मेमोरी से आप वैल्यू रीड करवाते हैं. दिस इज ऑल यू वांट टू डू, राइट? तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट राइट ऑपरेशन. मैं इसके अंदर वैल्यू को राइट करवाना चाहता हूं. ठीक है, अब फर्ज कर लेते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है ना वो इस तरह से है कि जी यहां पर 0 स्टोर्ड है और यहां पर VDD स्टोर्ड है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है यहां पे 0 आ रहा है. 0 आने का मतलब है कि M1 इज ऑन, तभी तो 0 आ रहा है. M1 ऑन होगा तो यहां 0 आएगा. अगर यहां 0 आ रहा है इसका मतलब है इस जगह पे 0 है, जिसका मतलब है कि M3 इज ऑन. क्यों? PMOS है, 0 देने पर ऑन हो जाता है. M3 ऑन होगा, इसका मतलब है यहां VDD, और इस VDD पे यहां पे VDD. यहां पे जब इनपुट पे VDD आएगा, क्या इनपुट VDD पे M2 ऑन होगा या M1 ऑन होगा? M1 ऑन होगा हाई वोल्टेज पे, यानी 0. तो 0 पे VDD, VDD पे 0. दिस इज हाउ दे आर प्लेइंग टुगेदर. तो अब अगर आप इसमें देखें तो कौन से ट्रांजिस्टर्स हैं जो ऑन है? M1 एंड M3 आर ऑन. ये 0 वैल्यू है और ये चीज है. ओके, यहां पे W और यहां पे W, दिस इज द वर्ड लाइन, और ये वर्ड इज इक्वल्स टू 0. इस वक्त कुछ इसमें से वैल्यू बाहर नहीं जा रही, इसको स्टोर किया हुआ है. अब मैंने क्या करना है कि मैं चाहता हूं यार इस पे ना वैल्यू मैं राइट करवा दूं. सो दिस लाइन वी लेबल इट एज B एंड दिस लाइन वी लेबल इट एज B बार. दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस, दीज आर कॉल्ड बिट लाइंस. ये बिट लाइंस हैं, ये B है और ये B बार है. अब मैं ये चाहता हूं कि मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाऊं VDD, यानी कि लॉजिक 1. मैं लॉजिक 1 इसमें स्टोर करवाना चाहता हूं. देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लॉजिक 1 स्टोर कराना है, मैं यहां पर VDD वैल्यू भेजूंगा और मैं यहां पे वैल्यू 0 भेजूंगा. ठीक है, यहां पे मैंने वैल्यू VDD भेज दिया, यहां पे वैल्यू 0, यहां 0 आ गया और यहां पे लाइन पर VDD वोल्टेज मौजूद. जब ये वोल्टेज आ गया उसके बाद मैंने वर्ड लाइन को हाई किया, यानी मैंने W का सिग्नल भेजा 1. जब मैं W का सिग्नल 1 भेजूंगा तो ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है एज अ स्विच. ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है एज अ स्विच, ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है एज अ स्विच. तो अब देखिए हालात क्या होंगे. अगर यहां की बात करें तो इस जगह का पोटेंशियल है 0. क्यों है यहां पे पोटेंशियल 0? सर इसलिए पोटेंशियल 0 है क्योंकि M1 इज ऑन, वो यहां पे 0 प्रोवाइड कर रहा है. एक्सटर्नली मैंने VDD अप्लाई किया, अब वर्ड लाइन ऑन हुई, तो अब वो यहां पे VDD चाहता है आना. नोड 1 वोल्टेज 2 यहां से 0 आना चाह रहा है और यहां से VDD आना चाह रहा है. ठीक है ना? तो एक नोड पर 2 वोल्टेज आना चाह रहे हैं, एक इस पाथ से आना चाह रहा है 0 और एक इस पाथ से आना चाह रहा है VDD. तो अब इस जगह का पोटेंशियल 0 होगा, VDD होगा, या 0 VDD का एवरेज होगा, या कुछ और होगा, कैसे पता चलेगा? जी. और बाय द वे, क्या ऐसी कहानी आप इससे पहले सुन चुके हैं कि एक जगह पर 2 वोल्टेज आना चाह रहे हैं? ठीक है, तो फिर क्या होता है? तो आपको उस वक्त एक बुनियादी उसूल बताया था जिंदगी का, एक ताकतवर और कमजोर की लड़ाई हो रही है. ठीक है ना? तो जनाब, तो यहां पर ये अब होता क्या है, देखिए ये जो है ना, दिस इज अ मेमोरी सेल. आपके पास एक चिप पे लिटरली बिलियंस ऑफ मेमोरी सेल्स होते हैं. तो इसका मतलब यह है हम इस मेमोरी सेल का साइज बहुत बड़ा नहीं रख सकते. वी कीप देम क्वाइट स्मॉल. तो ये ट्रांजिस्टर बहुत छोटा सा है, तो भाई ये 0 ला रहा है यहां पे. ठीक है, और जब बाहर से VDD आ रहा है, दिस इज अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग सिग्नल. तो इसका मतलब यह है कि एक ताकतवर और कमजोर की लड़ाई है. तो जब भी एक ताकतवर कमजोर की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है जी? ताकतवर जबरदस्ती यहां पे करके कहेगा नहीं भाई यहां VDD आए. सिमिलरली यहां पर क्या होगा, यहां पे VDD कौन ला रहा था? M3 ला रहा था, और आउटपुट यहां पे क्या है? 0. तो अब वो यहां पे VDD की बात करेगा. ठीक है, तो बेसिकली इसको एक और तरीके से जो हम इलेक्ट्रिकली बयान करते हैं ना, वो कहते हैं भाई देखो यहां VDD है, इसका मतलब है देयर इज सम कैपेसिटेंस. अगर यहां 0 था तो इसका मतलब है इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए देयर शुड बी सम सोर्स. अगर ये इस काबिल है कि इस कैपेसिटर को चार्ज कर दे, इट विल टर्न ऑफ. तो ये सिलसिला होता है. सिमिलरली यहां पर है, तो अब यहां से ये जो 0 यहां पर आएगा,
इसका नतीजा क्या हुआ कि वंस यहां VDD हो गया तो इसका मतलब है अब इसके इनपुट पे VDD आएगा। जब इसके इनपुट पे VDD आएगा तो अब M4 ऑन हो गया और वो खुद यहां 0 लाना चाहेगा। सिमिलरली ये जो 0 आया, वो 0 आने के नतीजे में यहां पे M2 ऑन हो जाएगा। पहले M1 और M3 ऑन थे, अब M2 और M4 ऑन होगा, तो अब M2 क्या करेगा, वो कहेगा कि जी ये VDD आएगा और यहां पे क्या वैल्यू आ जाएगी जी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले कह रहे थे जी यहां पर 0 होगा और यहां पर VDD होगा, लेकिन बाहर से जब ताकतवर आया और उसने किया तो फिर क्या हुआ कि ये खुद भी कहने लगे हाँ जी यहां पर तो VDD होना चाहिए और जी हाँ बिल्कुल यहां पर 0 होना चाहिए। तो वो जो हमने बात की थी कि इफ यू कांट डिफीट देम जॉइन देम, तो जो आपके पास वैल्यूज आपकी हैं और आप समझते हैं आपको बहुत अजीज हैं, फिर बाहर से कोई इन्वेड करता है और इन्वेड करने के बाद वो क्या करता है, आपसे कहता है भाई ये करो ये करो, और हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम कहते हैं भाई यही तो हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है ना, ये तो हमारी वैल्यूज हैं। और आप इसको किसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देख लें, ठीक है ना, कि ये जो है अभी हमारा कल्चर है कि हम यहाँ पे VDD रखते हैं, ठीक है ना। सो वाज इट रियली योर कल्चर? ये आपका कल्चर नहीं था, ये इन्वेडर्स का था और आपने कहा भाई वही है, क्योंकि जो जीतता है उसी के साथ होते हैं ना। So we get VDD. So we get a VDD here, we get a 0 here. और आपने इसके अंदर वैल्यू 0 कर दी। अब ये इनपुट्स W को 0 कर दीजिए, W को 0 कर दीजिए। ये जो VDD है वो यहाँ पे 0 कायम रखेगा, जो 0 है यहाँ VDD कायम रखेगा। Now we have a new status quo, we have a new equilibrium. अब चाहे वो इन्वेडर्स चले भी जाएं, ठीक है ना, आप ये देखेंगे कि वो अब इन्वेडर्स चले भी गए लेकिन सिस्टम पे वो वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा यहाँ पे मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इंग्लिश। क्यों है इंग्लिश? क्यों है? हमारी जबान है अंग्रेजी, ठीक है ना, हमारी जबान कुछ और थोड़ी है, इंग्लिश है। अंग्रेज चले जाएंगे, अंग्रेजी रहेगी, है ना, बस इसी तरह से होता है। आप उससे पहले वाले इन्वेडर की बात करें, उससे पहले वाली करें, बात हजरत आदम तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना। बट आई थिंक इट्स ऑलवेज लाइक दैट। सो दिस इज हाउ वी स्टोर अ वैल्यू। इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, चाहे आप VDD करें 0 करें, सिंपल सी बात है, आपने दिया जोर जबरदस्ती करके इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी। ये कहलाता है इसका राइट ऑपरेशन। दूसरा जो इसके अंदर ऑपरेशन होता है, बाय द वे इसके हवाले से कोई सवाल है किसी के जहन में कुछ? दिस इज क्लियर, आई थिंक दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है जी रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन में क्या होता है कि अब आपने वैल्यू को रीड करना है। फॉर इंस्टेंस यहां पे वैल्यू है VDD, यहां पे वैल्यू है 0 और हम इसको रीड करना चाह रहे हैं, हम इसको रीड करना चाह रहे हैं। तो रीड करने के लिए क्या किया जाता है, ये देखें, रीड करने के लिए ये करते हैं कि ये जो बिट लाइंस होती है ना, B और B बार, इसके ऊपर हम वैल्यू अप्लाई करते हैं VDD/2। अगर यहां पे, और याद रहे कि कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस है ना, जब इधर VDD होता था तो इधर 0 होता था, जब यहां 0 होता था तो वहां VDD होता था। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस हैं, यहां पर अगर VDD/2 होगा तो यहां कितना वोल्टेज होगा कॉम्प्लीमेंट्री लाइंस पे? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू फॉर VDD/2? नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, माइनस का तो सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, 0 से VDD, ठीक है ना, 0 VDD, VDD/2 तो VDD/2, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास लाइंस है और इनके ऊपर जो पोटेंशियल है वो होगा VDD/2 और VDD/2। ये आपने वोल्टेज इन पर अप्लाई किया, ये चीज समझ में आ रही है? अभी हमने यहां पे VDD/2 अप्लाई कर दिया। फिर क्या होता है कि ये VDD/2 अप्लाई करने के बाद हमने ये किया कि हमने ये W वर्ड लाइंस को एक्टिवेट किया। अब जब मैंने वर्ड लाइन को एक्टिवेट किया तो हालात देखिए क्या है, यहां पे VDD है और यहां पे VDD/2 है, यहां पे VDD/2 है, यहां 0 है। तो देखिए होता यह है कि इस जगह पर जो कैपेसिटेंस है, यहां पर जो कैपेसिटेंस है, अर्लियर उसका वोल्टेज क्या था? VDD/2। लेटर क्या होगा भाई, यहां पे हायर वोल्टेज है
यहाँ VDD अपॉन 2 है, तो देयर वुड बी सम चार्ज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देयर वुड बी सम चार्ज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। जब इसमें चार्ज आएगा, जब कैपेसिटर चार्ज होगा, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या हो गया भाई, तुम लोग को नहीं पता कैपेसिटर में चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जोर से, वोल्टेज। कैपेसिटर में चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब इसके चार्ज में इजाफा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके वोल्टेज में इजाफा हो रहा है, दैट इज ये VDD अपॉन 2 से इसका वोल्टेज बढ़कर हो जाएगा VDD अपॉन 2 प्लस डेल्टा V। इसके वोल्टेज में थोड़ा सा इजाफा होगा, इसमें थोड़ा बहुत चार्ज आएगा, एंड दैट वुड बी VDD अपॉन 2 प्लस डेल्टा V। सिमिलरली यहां देखें कि यहां पर ये जो भी इस लाइन की कैपेसिटेंस थी, अब यहां पर जीरो है, तो नतीजा क्या होगा, अब इसमें से कुछ चार्ज यहां पर निकल कर जाएगा। ये जो चार्ज निकल कर जाएगा यहां पर, तो इसकी वजह से इसके चार्ज में थोड़ी सी कमी होगी, एंड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, तो ये VDD अपॉन 2 से कम हो जाएगा माइनस डेल्टा V। तो यहां का पोटेंशियल VDD अपॉन 2 से बढ़कर प्लस डेल्टा V, यहां का पोटेंशियल VDD अपॉन 2 से कम होकर माइनस डेल्टा V। अगर मैं इन दोनों के डिफरेंशियल वोल्टेज की बात करूं, व्हाट विल बी द डिफरेंशियल वोल्टेज? तो अगर मैं डिफरेंशियल वोल्टेज की बात करूं VBB बार, तो ये बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा V। VBB बार जो है वो बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा V के। सिमिलरली अगर यहां पे VDD नहीं स्टोर होता, यहां पे VDD नहीं होता, जीरो होता, तो यहां क्या होता? तो उस सूरत में यहां पे VDD अपॉन 2 प्लस डेल्टा V नहीं होता, VDD अपॉन 2 माइनस डेल्टा V होता, और यहां पे VDD अपॉन 2 प्लस डेल्टा V होता। उस सूरत में अगर आपने वैल्यू 1 स्टोर कराई है तो 2 डेल्टा V, उस सूरत में VBB बार क्या होता, वो माइनस 2 डेल्टा V होता। तो इसका मतलब यह है कि ये डिफरेंशियल लाइंस के ऊपर अगर 2 डेल्टा V का वोल्टेज आए तो इसका मतलब होता है 1, और अगर माइनस 2 डेल्टा V का वोल्टेज आए तो इसका मतलब होता है 0। इसका मतलब होता है 0। तो अगर ट्वाइस ऑफ डेल्टा V आएगा दैट इज इक्वल टू 1, माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा V आएगा इसका मतलब है कि 0। तो हम एक सर्किट इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं सेंस एम्पलीफायर, उसको कहते हैं सेंस एम्पलीफायर। सेंस एम्पलीफायर क्या करता है, इन वोल्टेजेस के डिफरेंस को सेंस करता है, इन वोल्टेजेस के डिफरेंस को सेंस करता है, और उस सेंस करते हुए वो आउटपुट को 1 या 0 कर देता है। तो अगर उसे 2 डेल्टा V मिलता है तो वो 1 देता है, उसे अगर माइनस 2 डेल्टा V मिलता है तो वो 0 देता है, और अगर VDD अपॉन 2 मिलता है खाली, यानी कि नो डिफरेंशियल वोल्टेज, तो वो VDD अपॉन 2 पर ही रखता है। ठीक है, तो सेंस एम्पलीफायर ये काम करता है। सेंस एम्पलीफायर क्या होता है, कैसे होता है, सब्सिक्वेंटली वी आर गोइंग टू सी इट शॉर्टली, लेकिन आप मान लेके सेंस एम्पलीफायर होता है, ठीक है, और वो चलता है। तो यहां तक की बात क्लियर है? इसमें कोई सवाल, कोई ऐसी दुश्वारी? Last time was dynamic में हाँ, क्योंकि सर्किट ऑपरेशन के लिए वो डिपेंड करता है। यहां पर आप देखिए क्या मेमोरी स्टोर पैरासिटिक कैपेसिटेंस में हो रही है, ठीक है ना, मेमोरी स्टोर पैरासिटिक कैपेसिटेंस में नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो ये है। अच्छा, जैसे मेमोरी के अंदर रीड इनेबल और लाइक राइट इनेबल कोड्स होती है, उसके बाद और कहीं ना कहीं एड्रेस डेटा जा रहा होता है, और जब मेमोरी करना होता है तो एड्रेस जा रहा होता है। हाँ, क्योंकि अभी मैंने वो पूरा ना आपको ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाई है, मैंने आपको सिर्फ एक सेल दिखाया है। जब इसके बाद हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे फिर हम इसी चीज को देख लेंगे, ठीक है। सो एनीवे, दिस इज जस्ट वन बिट, दिस इज जस्ट वन बिट ऑफ द सेल। अच्छा, उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि सेंस एम्पलीफायर कैसा होता है।
दिस इज द सेंस एम्पलीफायर। दिस इज द सेंस एम्पलीफायर। कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो हम अपने तौर पे कर लेंगे, लेकिन वही बात के 15 क्लासेस होने के बाद, ये 15 हफ्तों के बाद आपको इतना आ जाना चाहिए कि आप एक सर्किट को देखें तो आप बता सकें अच्छा यार फला ट्रांजिस्टर जो है ना वो ये काम कर रहा है और फला ट्रांजिस्टर जो है वो ये काम कर रहा है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहां पे पूछूं ये ट्रांजिस्टर क्या काम कर रहा है, ये इन्वर्टर का एनमॉस है, तो इन्वर्टर कहां है, ये दो पीमॉस एनमॉस मिलकर एक इन्वर्टर बनाते हैं। अच्छा, और ये अच्छा कनेक्शन के बारे में कुछ फरमाएंगे आप, क्या है? यानी सर कहने को आप सेंस एम्पलीफायर कह रहे हैं, आपने दोबारा से मेमोरी सर्किट उठा के बना दिया और अब आपने एक नया नाम दे दिया, ठीक है, और उसको कह दिया सेंस एम्पलीफायर। बट देयर इज अ डिफरेंस। वो क्या है, वो ये देखिए, ये मैंने काम किया, ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है और ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन क्या पर्पस क्या है इसका, क्या कर रहा है, मतलब पर्पस क्या है इसका? इन्वर्टर नहीं है, फिर ये बेसिकली स्विच है, ये बेसिकली स्विच है। मैं कहता हूं ये फाई एस का मतलब है एस फॉर सेंस। मैं कह रहा हूं सेंस एम्पलीफायर को ऑफ कर दो। आपने क्या करना है, फाई एस को 0 कर दे, फाई एस बार क्या हो जाएगा 1, इसको सप्लाई मिलना बंद, सेंस एम्पलीफायर बंद। आपसे मैं कहूं इस सर्किट को बंद कर दें, आप उठा के पावर सप्लाई बंद कर देंगे, VDD। देयर इज नो अदर मैकेनिज्म टू शट डाउन दिस सेल। ये आप कर सकते हैं कि इसके आउटपुट को बाहर ना निकलने दें, वो आप वर्ड के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एज सच इसको एनेबल डिसेबल आपके बस में नहीं है। लेकिन यहां पे एनेबल डिसेबल करना आपके कंट्रोल में है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन के साथ ये सर्किट जुड़ा हुआ होगा या नहीं जुड़ा हुआ होगा, यू कैन कंट्रोल इट। फॉर इंस्टेंस देखिए, जब हमने राइटिंग की बात की है, राइटिंग अ वैल्यू, उस वक्त क्या मैंने सेंस एम्पलीफायर का कोई जिक्र किया? डू यू नीड अ सेंस एम्पलीफायर? नो। सो ड्यूरिंग राइट साइकिल फाइस की वैल्यू क्या होगी? 0। तो फाइस यानी कि अब ये इधर कट कनेक्टेड रहेगा, लेकिन राइट ऑपरेशन में फाइस इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, जिस वक्त मैं रीड ऑपरेशन कर रहा हूं उस वक्त मैं फाइस को चेंज कर सकता हूं। तो लेट से मैंने यहां पे काम करना है। अच्छा, तो अब क्या होगा कि ये सेंस एम्पलीफायर क्या काम करता है, ये देखिए। सेंस एम्पलीफायर, इसके ऊपर ऑलरेडी VDD/2 वोल्टेज आ रहा है, यहां पर VDD/2 वोल्टेज आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक प्री चार्ज का सर्किट है, मैंने नहीं शो किया, मैं शो कर दूंगा। वो प्री चार्ज का सर्किट रिस्पॉन्सिबल है यहां पर VDD/2 और VDD/2 लाने के। तो इस वक्त बस फर्ज कर लेंगे यार आ गया, कैसे आया, विल सब्सिक्वेंटली सी इट। आपने कुछ पूछना है? हाँ, तो VDD/2 बस आ गया, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा कैसे आया। वंस VDD/2 आ गया तो इसका इनपुट है VDD/2 और ये आउटपुट जो है, इसका इनपुट है VDD/2 और इसका आउटपुट भी VDD/2 है। ये कैसे मुमकिन है यार, एक इन्वर्टर का इनपुट भी VDD/2 और आउटपुट भी VDD/2? हाउ कैन यू प्रूव दिस? एक सर्किट का, एक इन्वर्टर का इनपुट और आउटपुट VDD/2 होता है, हाउ कैन यू प्रूव दैट? तो इसके प्रूफ के लिए ये काम तो आपने शुरू की क्लास में ही कर लिया था। वो क्या था? इनपुट और आउटपुट का क्या बनाते हैं इन्वर्टर का? VTC कर्व। ये VTC कर्व आपको क्या बताता है? VTC कर्व आपको बताता है व्हेन इनपुट इज इक्वल्स टू VDD, आउटपुट इज इक्वल्स टू 0, एंड व्हेन इनपुट इज इक्वल्स टू 0, आउटपुट इज इक्वल्स टू VDD, and when input is equals to somewhere in the middle, then the output is also somewhere in the middle। और अगर आप देखें तो वो कौन सी जगह है, वो ये है VDD/2, और उस वक्त आउटपुट क्या होता है? वो भी होता है VDD/2। ऐसा ही था ना, एक सिमेट्री थी, हम तो बात ही सिमेट्री की कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है when input is VDD/2, output is VDD/2। So now this inverter is actually not behaving as an inverter। सेंस एम्पलीफायर में ये दोनों सैचुरेशन में बैठे हुए हैं, और चूंकि इनपुट VDD/2 है तो आउटपुट VDD/2 है, और एक के आउटपुट को दूसरे का इनपुट बना दिया, इसलिए ये बैलेंस करके दोनों चल रहे हैं, VDD/2 VDD/2। ये हालात है।
ठीक है, सो पहले स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, phi s is equals to 1, phi s bar is equals to 0 and during this time w is equals to 0, w is equals to 0, w is equals to 0 से क्या हुआ, ये सर्किट आउटपुट से कनेक्टेड इस वक्त नहीं है। phi s is equals to 1, phi s bar is equals to 0, ये सर्किट enabled है, जो VDD upon 2 आया वो इसको मिल रहा है और सर्किट अपनी VDD upon 2 वाली स्टेट में वहां मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं W is equals to 1 कर देता हूं। अब मैंने क्या किया, W is equals to 1, जैसे ही मैंने W is equals to 1 किया तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो VDD upon 2, अब इस नोड का जो पोटेंशियल है वो बढ़कर VDD upon 2 से बढ़ गया। कितना बढ़ गया, डेल्टा V, डेल्टा V बहुत बड़ा होगा, इट्स जस्ट टाइनी वैल्यू। सो अगर वैल्यू थी VDD upon 2 तो ये थोड़ी सी बढ़ गई, मिसाल के तौर पे इतनी, तो ये कितना है, ये पॉइंट है VDD upon 2 प्लस डेल्टा V। इस जगह का वोल्टेज हो गया VDD upon 2 प्लस डेल्टा V। और अगर आप गौर फरमाएं तो ये तो इस सर्किट का इनपुट है, तो इस सर्किट का इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, VDD upon 2 प्लस डेल्टा V। आप देखिए जब इनपुट VDD upon 2 प्लस डेल्टा V होगा तो आउटपुट कितना होगा, तो आउटपुट हो जाएगा 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 0, तो इसका मतलब है ये VDD upon 2 प्लस डेल्टा V की वजह से ये इसको किस तरफ ले जाएगा, ये ट्रांजिस्टर प्योरली ऑन होगा और अब ये ऑफ हो जाएगा और आपके पास ये जो ट्रांजिस्टर यहां पे 0 लाना चाहेगा। जिस वक्त यहां VDD upon 2 प्लस डेल्टा V आया था उसी वक्त यहां क्या आया था, VDD upon 2 माइनस डेल्टा V, यानी इस जगह का जो पोटेंशियल है, तो ये जो राइट वाला इन्वर्टर है इसका इनपुट वोल्टेज क्या बना, अब वो हो गया VDD upon 2 से थोड़ा सा कम, लेट से ये पॉइंट है VDD upon 2 माइनस डेल्टा V। तो अगर इनपुट VDD upon 2 माइनस डेल्टा V होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वो आप देख सकते हैं दैट इज ऑलमोस्ट VDD। तो इसका मतलब है यहां पर ये जो आ रहा था ये अब आउटपुट को लेकर कहां जाएगा, VDD पर ले जाएगा, ये इसको कहां ले जाएगा, VDD पर ले जाएगा। ठीक है, और ये वाला यहां से 0 आया तो ये इसको 0 पर ले जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, स्टेप नंबर 1 रीड ऑपरेशन। स्टेप नंबर 1, मैंने एक प्री चार्ज सर्किट ऑन किया, उस प्री चार्ज सर्किट ने दोनों लाइनों को VDD upon 2 कर दिया, हो गया, प्री चार्ज सर्किट ऑफ कर दिया मैंने, प्री चार्ज सर्किट अब ऑफ कर दिया। अब यहां पे वोल्टेज क्या रहेगा, VDD upon 2। कैसे, सेंस एम्पलीफायर संभाल रहा है, सेंस एम्पलीफायर VDD upon 2, आपने उसको वहां पहुंचा दिया, सेंस एम्पलीफायर VDD upon 2 पर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने W लाइन को ऑन किया, जैसे ही W लाइन को ऑन किया तो यहां पे मौजूद वैल्यू की वजह से बिट लाइंस VDD upon 2 से जरा सा डिविएट करेंगे, जरा सा डिविएट करेंगे, और उस जरा के डिविएशन की वजह से सेंस एम्पलीफायर के जो सर्किट्स, सेंस एम्पलीफायर के इन्वर्टर्स जो कि इस पॉइंट में मौजूद थे, जरा सी डिविएशन होगी तो एक इधर चला जाएगा और एक उधर चला जाएगा और आपके पास यहां VDD 0। और बाय द वे इस कनेक्शन की ब्यूटी ये है कि अगर यहां VDD था दिस वुड बिकम VDD, अगर यहां 0 था दिस वुड बिकम 0। ठीक है, और हमारे पास ये VDD और 0 हमारे पास वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब अगर आप यहां सोचे W अभी भी ऑन है, यहां पर VDD है, यहां VDD है, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वैल्यू अपनी VDD की VDD रहेगी। यहां 0 है, ये 0, यहां भी 0, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वैल्यू रहेगी। सो दिस इज हाउ वी रीड इट। यू मे आस्क क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन मे पॉप अप इन योर माइंड, सर जी इतने मुश्किल तरीके से काम करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ लाइनों को लेते, इन ट्रांजिस्टर को ऑन करते, जो ये VDD होता वो वैल्यू यहां अपीयर हो जाती, जो ये 0 होता वो वैल्यू यहां अपीयर हो जाती, हम उसे रीड कर लेते, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। उसकी जगह जी VDD upon 2 अप्लाई करेंगे, सेंस करेंगे, ये करेंगे, व्हाई आर वी डूइंग दैट। देखिए, आप इस लाइन को किस वोल्टेज पे रखते, स्टार्ट करते, आप 0 पे रखते, आप VDD पे रखते, तो आपके पास अगर लेट से यहां आप इसे इनिशियली आपने इसे 0 पे रखा होता और इसे VDD पे रखा होता और यहां पे वैल्यू VDD होती, तो अब इसके डिस्चार्जिंग के लिए कितना टाइम लगता, राइट फ्रॉम VDD टू 0 उसे रीड करें। दूसरी बात यह कि उसमें टाइम भी लगता और उसमें एनर्जी भी ज्यादा लगती क्योंकि इट वुड बी डिस्चार्जिंग। इस वजह से, और ये वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये ज्यादा बड़े नहीं है,
दीज आर टाइनी ट्रांजिस्टर्स। तो उसके जरिए जब आप किसी कैपेसिटर को ऑल द वे डिस्चार्ज करवाना चाहेंगे या ऑल द वे चार्ज करना चाहेंगे, इट वुड टेक मोर टाइम, एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा ना। उसकी जगह हमने क्या किया, हम इसको VDD अपॉन 2 तक लेकर आ गए। हम VDD अपॉन 2 तक लेकर आ गए और अब अगर आप देखें जो टाइम लग रहा है वो कितना टाइम लग रहा है कि VDD अपॉन 2 से खाली डेल्टा V तक करना है। और ये डेल्टा V कितना होगा ये आपके इस कर्व पे डिपेंड करता है। वही वाली बात कि फॉर एग्जांपल अगर कर्व ऐसा है और एक कर्व है जो कि ऐसा है, तो इसमें तो आप देखिए जरा से डेल्टा V से काम बन जाएगा, इसमें ज्यादा डेल्टा V चाहिए होगा। सो डिपेंडिंग आपके पास कितने अच्छे ट्रांजिस्टर्स हैं, यू कैन हैव वेरी क्विक टाइम। तो इसके अंदर जो आपने रीड का टाइम होगा वो बहुत कम हो सकता है। तो ये इस वजह से मेथड बनाया गया है। और यहां पे वैल्यू VDD आ गई, जीरो आ गई। आप देखिए कि जो VDD और जीरो वैल्यूज थी ये रिटेन रहती हैं, वो वैल्यू डिस्टर्ब नहीं हुई। यानी आपने एक बार जो रीड कर लिया, ऐसा नहीं हुआ कि रीड होने के बाद वो वैल्यू गायब हो गई। इस पर वैल्यू थी VDD, वी रेड इट एज VDD एंड इट स्टिल रिमेन्स VDD। ठीक है, तो ये इसका रीड ऑपरेशन होता है। क्या स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले VDD अपॉन 2 अप्लाई करें। वंस VDD 2.2 अप्लाई हो गया, प्रीचार्ज सर्किट को ऑफ कर दें। प्रीचार्ज सर्किट को ऑफ किया, अब सेंस एम्पलीफायर को ऑन कर दिया था, सेंस एम्पलीफायर ने चीजों को संभाल लिया। जब इसे संभाल चुका, उसके बाद वर्ड लाइन को अप्लाई किया। वर्ड लाइन को अप्लाई किया, वैल्यूज ने बाहर पे जरा सा चेंज आया, सेंस एम्पलीफायर ने शोर मचा दिया, बस तात बस समझ गया समझ गया, और उसने वो वैल्यू ली आउटपुट पे कर दिया। ठीक है, सो आउटपुट पे VDD तक का जो सफर है या जीरो तक का सफर है, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू सेंस एम्पलीफायर। हम रीड और राइट एक ही बोर्ड से करते हैं। हाँ जी, हाँ, ऐसे ही होता है, एक ही पोर्ट से करते हैं। इसी वजह से आप एक वक्त में या तो रीड करते हैं या राइट करते हैं। अगर दो पोर्ट्स पे कर रहे होते तो शायद आप एक साथ ही रीड और राइट कर सकते थे। हमेशा होता ही रहता है ज्यादातर। रीड बोर्ड पे डेटा होता है। आई कांट से दैट कि रीड पोर्ट पे होता है, क्योंकि पोर्ट ही वही है ना, जो मेमोरी की जो पॉइंट है वो तो वही है। अच्छा, इधर मैंने एक चीज ये बोली थी कि एक प्री चार्ज सर्किट होता है जो कि सर्किट को VDD अपॉन 2 तक चार्ज करता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि वो सर्किट कैसा होता है। ये लीजिए, आपका प्री चार्ज का सर्किट तैयार है। प्री चार्ज में सर्किट में क्या किया आप देखें, अगेन देयर आर टू NMOS, वी आर गिविंग इट अ सप्लाई ऑफ VDD अपॉन 2। आपने जब यहां पे हाई वोल्टेज दिया, दिस इज 5P, मैं थोड़ा साफ करके लिखने की कोशिश करता हूं, 5P यानी प्री चार्ज। आपने प्री चार्ज को हाई सिग्नल दिया, ये दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे, VDD अपॉन 2 इन दोनों लाइंस के ऊपर आ जाएगा। जब वंस इसके ऊपर VDD अपॉन 2 दोनों लाइंस पर आ गया, आपने 5S को हाई किया, ये VDD अपॉन 2 की स्टेट में आ गए। अब आप 5P को लो कर दें, आपने 5P को लो किया, अब यहां से VDD अपॉन 2 नहीं आ रहा, लेकिन ये ट्रांजिस्टर्स जो ऑन हुए थे उन्होंने VDD अपॉन 2 संभाल लेना है। दिस इज हाउ वी प्री चार्ज इट एंड द वैल्यू इज रिटेन्ड बाय द सेंस एम्पलीफायर। सेंस एम्पलीफायर टॉगल कर जाएगा किसी एक डायरेक्शन में जब वर्ड लाइन ऑन होगी, या तो जीरो कर देगा या VDD कर देगा वगैरह। इसी तरीके से एक और सर्किट होता है, क्योंकि देखिए ये वाला पॉइंट ना बड़ा सेंसिटिव है। फर्ज कीजिए कि एक इन्वर्टर जो है आपने दोनों पे VDD अपॉन 2 किया ना, फॉर एनी रीजन ये VDD अपॉन 2 से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये VDD अपॉन 2 से थोड़ा सा कम हो गया, उसका नतीजा क्या होगा, एक जरा सा यहां चला गया, एक यहां चला गया। ये इफेक्ट क्योंकि फीडबैक में है ना, फौरन ही करके वैल्यूज को डिस्टर्ब कर देगा। तो हम ये चाहते हैं, वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि भाई ये जो सर्किट है ना, ये बिल्कुल सही तरीके से VDD अपॉन 2 तक लेकर जाए, कोई हैंकी पैंकी ना हो। तो उसके लिए हम जो सर्किट लगाते हैं उसे कहते हैं इक्वलाइजेशन सर्किट। इक्वलाइजेशन क्या करेगा, यहां के वोल्टेज को और यहां के वोल्टेज को सेम रखेगा। वो कैसा सर्किट होगा, आप देखें और एंजॉय करें।
ठीक है, तो प्री चार्ज है, उसी वक्त आपने ये सर्किट क्या है, इक्वलाइजेशन। देखा जाए तो ये क्या चीज है, इट्स जस्ट एन एनमॉस स्विच। इसका काम क्या है, यहाँ पे वीडी जब आप ऑन करते हैं एक स्विच को तो क्या करता है, ड्रेन और सोर्स का वोल्टेज सेम कर देता है। आपने यहाँ ट्रांजिस्टर लगाया, जब ये ऑन होगा, अगर यहाँ VDD अपॉन 2 है तो यहाँ VDD अपॉन 2 होगा। अगर ये हुआ कि भाई कोई सा भी एक वोल्टेज ज्यादा हुआ, फौरन ही यहां से करंट फ्लो करेगा और उसको बराबर कर देगा VDD अपॉन 2। दैट्स इट, ये कहलाता है इक्वलाइजेशन सर्किट। जो इसके अंदर अभी आप देखें कि ये सब कुछ मैंने बनाया, कितने ट्रांजिस्टर बन गया टोटल, 4 और 2 6 10 12 14 15 ट्रांजिस्टर का सर्किट बनाए। लेकिन आप ये देखें कि 15 ट्रांजिस्टर का बना है, इट्स इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यार समझ ही नहीं आ रहा इसका क्या होगा उसका क्या होगा। नहीं, डिजिटल में नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ने से कोई इतनी परेशानी नहीं होती हमें, हम फिर भी समझ सकते हैं। क्यों, बुनियादी तौर पे क्या है, कोई भी ट्रांजिस्टर है, सिर्फ ये देखो कब ऑन होना है कब ऑफ होना है। एवरी ट्रांजिस्टर इज अ स्विच, एवरी ट्रांजिस्टर इज प्राइमरली अ स्विच। कनेक्शन इस तरह से बनाया, वो फीडबैक बन गया, कनेक्शन ऐसे बनाया कि इन्वर्टर बन गया। और हमें तो ऐसा लगता है यार या तो इन्वर्टर होता है या स्विच होता है, एंड एवरीथिंग इज डन थ्रू देम। जी आएगी, ठीक है। तो अभी ये आपके पास मेमोरी का सर्किट, ठीक है, ये चीज है। तो ये हमने इसका राइट ऑपरेशन देखा और ये इसका रीड ऑपरेशन देखा। ये सब कुछ करने से हमारे पास कितनी वैल्यू स्टोर हुई है, जस्ट 1 बिट। एक बिट के स्टोर करने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। इसका मतलब है अगर मुझे 8 बिट्स स्टोर करनी है, यानी 1 बाइट स्टोर करनी है, तो मुझे इस जैसे 8 सर्किट चाहिए होंगे। और अगर मैंने मल्टीपल बाइट्स स्टोर करनी है तो आप हिसाब लगाते चले जाए और सर्किट को देखें। इस चीज को थोड़ा हम एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। वो क्या तरीका है, लेट मी शो इट टू यू। हम ये करते हैं कि ये अभी मैंने जितनी बातें की है ना, हम इसका एक यूनिट सेल डिफाइन करते हैं। ये कौन सा यूनिट सेल है, ये दरअसल मेमोरी का यूनिट सेल है। इसका मतलब ये है कि जस्ट द टॉप सर्किट, दीज 6 ट्रांजिस्टर्स, ये जो 6 ट्रांजिस्टर हैं, ये एक यूनिट सेल है। वो यूनिट सेल मैंने यहां बना दिया। तो जब मैं ये स्क्वायर बॉक्स बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आपने क्या काम करना है। अगर आप लोग ने स्कीमेटिक्स के भी सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम किया तो आपको पता है आप क्या काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक स्कीमेटिक बनाते हैं और उस स्कीमेटिक का एक सिंबल क्रिएट कर सकते हैं, एक पैकेज बना सकते हैं। ये वो चीज है, उस स्कीमेटिक की अपने एक लेआउट बना लो। एक दफा इसका लेआउट बन गया ना, हर दफा लेआउट थोड़ी बनाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल उसको लेके छापते चले जाएंगे। इस तरह से हमने ये करके, आप देखिए 8 बिट्स है तो 8 बिट्स ही है। इसका मतलब है ये 1 बाइट डेटा स्टोर करना होगा तो हर एक के अंदर एक एक बिट स्टोर होगी। अच्छा, फिर मैंने एक और बाइट स्टोर करनी है तो मैंने इस तरह से डिफाइन करना है। ये यूनिट सेल्स हैं। एक और बाइट डिफाइन करनी है तो जी वो इसके नीचे हो जाएगी। हमने इस तरह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सेल है, हर सेल से जो वैल्यू आती है वो बिट लाइन के ऊपर आती है। तो इसकी एक बिट लाइन है और इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री बिट लाइन है। और इसको भी इस बिट लाइन से कनेक्ट करें, इसको भी इस बिट लाइन से कनेक्ट करें, इसको भी इस बिट लाइन से करें, इस बिट लाइन से करें, इस बिट लाइन से करें। सिमिलरली इसकी अपनी अलग बिट लाइन है, इसकी ये अलग बिट लाइन है। ठीक है, ये वो लाइन है जिसके से आप रीड भी कर सकते हैं वैल्यू, जिससे आप राइट भी कर सकते हैं वैल्यू। तो रीडिंग और राइटिंग यहां से होती है। और मजे की बात यह है कि भाई ये जो सब है ना, ये इसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, अब हमने यहां ये देखा था कि ये जो यूनिट सेल हमने देखा, यूनिट सेल के लिए एक सेंस एम्पलीफायर चाहिए, एक प्री चार्ज चाहिए, एक इक्वलाइजेशन चाहिए। अब मैंने ये किया कि इन बिट लाइंस के साथ आप देखिए मैंने मल्टीपल सेल्स जोड़े। अब आप जितनी बाइट स्टोर कर रहे हैं आप उतने सारे सेल यहां जोड़ रहे हैं, और इन सारे सेल्स के लिए मैं सिर्फ एक सेंस एम्पलीफायर यूज करूंगा और मैं सिर्फ एक प्री चार्ज का सर्किट यूज करूंगा। दिस इज प्री चार्ज एंड दिस इज सेंस।
अच्छा, तो जब मैं वैल्यू को रीड कर रहा हूंगा तो पहले मैंने इस प्रीचार्ज को ऑन किया, फिर मैंने इस सेंस को ऑन किया, अब वैल्यू कौन सी आएगी? दैट वुड डिपेंड कि आप किसकी वर्ड लाइन को ऑन कर रहे हैं, आप किसकी वर्ड लाइन को ऑन कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, ये तो बिट लाइन से कनेक्शन था ना, ये है कनेक्शन जो कि वर्ड लाइन का है, ठीक है ना, ये वो कनेक्शन है जो कि वर्ड लाइन का है, ये वो कनेक्शन है जो कि वर्ड लाइन का है। तो जब मैंने एक वैल्यू रीड करनी है तो मैं कहता हूं भाई मुझे वैल्यू रीड करनी है सबसे पहली वाली लोकेशन से, सबसे पहले वाली बिट करनी है। तो अब अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास 8 बाइट्स थी, तो इसका मतलब है दिस इज बाइट नंबर 000, दिस इज बाइट नंबर 001, दिस इज बाइट नंबर 002, 010, फिर 011, 100 वगैरह वगैरह। तो आपने जब इसको ऑन करना है तो उसके लिए आप सिग्नल सिर्फ इसी को ही भेजेंगे, और उसके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव सर्किट्स लाइक दिस, जिसको आप कह लें कि ये होते हैं आपके एड्रेस डिकोडर्स या वर्ड डिकोडर आप कहते हैं क्योंकि वर्ड लाइन है, ठीक है। तो अब आपने कहां से वैल्यू रीड करनी है, वो सिग्नल एड्रेस डिकोडर को मिलता है, एड्रेस डिकोडर इनके साथ कनेक्टेड होता है और वो अप्रोप्रिएट लाइंस को ऑन या ऑफ करता है। तो अब अगर आप जब ये काम करेंगे, जब आप यहां से सिग्नल भेजेंगे, तो इन फैक्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने सेकंड वैल्यू को रीड करना है, तो इसको 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 सबको सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। और सबकी बिट लाइंस के ऊपर, मिसाल के तौर पर अगर सेकंड वाली को ले रहा था तो सेकंड वाली वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इस बिट लाइन के ऊपर ये जो डिफरेंशियल बिट लाइन है, और चाहे तो बाद में हम इसे सिंगल एंडेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास इन 8 बिट लाइंस के ऊपर 8 बिट की वैल्यू आ गई जो कि यहां पे स्टोर थी, तो आपने 1 बाइट वैल्यू रीड कर ली। ये वो स्ट्रैटेजी है जहां पे वैल्यू बिट वाइज एड्रेसेबल नहीं है, यहां पे बाइट वाइज एड्रेसेबल है। अब इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के काम कर रहे हैं, कि आपको बिट वाइज एड्रेसेबल चाहिए। अगर बिट वाइज एड्रेसेबल चाहिए तो फिर ये काम नहीं होगा, फिर आपको उसके लिए हर एक के लिए सेंस अलग चाहिए होगा, ये ठीक है। टिपिकली हम कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर करते हैं वो बाइट्स के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, तो कौन सी बाइट कहां पर स्टोर्ड है वो यहां से आप कर सकते हैं। अगर आप बाइट वाइज नहीं कर रहे, लेट से आप ही कहते हैं कि जी मैं वर्ड वाइज कर रहा हूं, तो फिर आपके 4 बिट्स के ऊपर हो सकता है, ठीक है। और ये जो सेंस एम्पलीफायर और ये प्री चार्ज है, ये हर एक लाइन के लिए। सिमिलरली अगर मैं राइट कर रहा हूं, तो मैं यहां से वैल्यू भेजूंगा, और कहां राइट करवाना है, मैं कहता हूं यार मैंने तीसरी पे कराना है, तो मैं सिर्फ इसको एनेबल करूंगा, बाकियों को एनेबल नहीं करूंगा, तो वैल्यू खाली उस मेमोरी की लोकेशन पर जाएगी, बाकियों पे नहीं जाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन रीड एंड राइट वैल्यू वेरेवर वी वांट, ठीक है। तो ये दरअसल मेमोरी की इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की जाती है स्टैटिक रैम की, और दीज आर द सर्किट्स फॉर देम। कोई सवाल इस हवाले से, इसके अंदर कुछ पूछना ही है? अच्छा, एक बात और कि देखो, मैं समझता हूं हम लोगों ने जो बातें की, मतलब टुडे इज बाय द वे द लास्ट क्लास मेरे हिसाब से, मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर में इंशाल्लाह कोई कोर्स भी नहीं है मेरा, तो अगर हम बिल्कुल शुरू से देखें, जब आपने फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बातें स्टार्ट की, हमने बात की डिवाइस, मटेरियल, एटम, इलेक्ट्रॉन, ये वो करते करते फिर वहां से जी किस तरह से ट्रांजिस्टर बनता है, ट्रांजिस्टर से कैसे सर्किट्स बनते हैं, ठीक है ना, उससे कैसे लॉजिक गेट बनती है, लॉजिक गेट के जरिए कैसे आर्किटेक्चर्स बनते हैं, वो सारी चीजें। इसी तरीके से अगर हम मेमोरी पर भी आए हैं, तो अब मेमोरी के अंदर ट्रांजिस्टर कैसे है, नाउ यू नो दिस। वो ट्रांजिस्टर बनता कैसे है, यू ऑलरेडी नो दिस। यानी आप अगर इसको आप सोचना चाहें ना कि अच्छा इसका ड्रेन कैसा होगा, सोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी, आप उस तरह भी सोच सकते हैं। एक हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि जी आप बाइट्स डाल रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि एज एन इंजीनियर हमें डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स पे, लेवल्स पे सोचना आना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, यार देखो इसके अंदर आप डेटा राइट करवा रहे हैं, व्हाट इज डेटा, जस्ट कहना चाहिए वंस एंड जीरोस। यार वंस एंड जीरोस भाई, मुझे अपनी तस्वीर स्टोर करानी है, मैं अपनी तस्वीर मेमोरी में रखना चाहता हूं, क्या ये मुमकिन नहीं है?
तो तस्वीर इसमें कैसे जाएगी, वंस एंड जीरोस में कैसे जाएगी? हाउ इज दैट? वो तस्वीर कैसे डिकोड होगी या एनकोड होगी? तस्वीर का वंस एंड जीरो से क्या ताल्लुक है? हर कलर के लेना कोई नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग कोई नंबर। जी, हर कलर का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर। देखिए मैं इसको एलईडी के जरिए से एक्सप्लेन करूंगा। आपको पता है कि आपके जो मोबाइल की स्क्रीन्स हैं इनके ऊपर पिक्सल्स होते हैं, ठीक है? कितने पिक्सल हैं आपके, वो आप जाके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेट से अगर अच्छा मोबाइल है कोई, इट वुड बी समथिंग लाइक 300, 350, 400 पीपीआई, पिक्सल पर इंच, यानी 1 स्क्वायर इंच के अंदर इतने पिक्सल हैं। तो पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इज अ कलेक्शन ऑफ 3 एलईडीज। अच्छा, उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, कहीं ट्रायंगल होते हैं, कहीं इस तरह से स्टैक होते हैं। अगर आप देखना चाहें अपने मोबाइल फोन को लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे रख दें। आई डोंट रिमेंबर मैंने आप लोगों के साथ ऐसे दिखाया था कि नहीं, कुछ क्लासेस मैंने दिखाया था पहले, मे बी। 3 एलईडीज होती हैं, एक रेड एलईडी होती है, एक ग्रीन एलईडी होती है, एक ब्लू एलईडी होती है। आप चाहें तो गूगल पे इमेज सर्च करें, आपको नजर आ जाएगा, ठीक है? रेड एलईडी, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों एलईडीज का ऑन ऑफ कंट्रोल हमारे पास होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। आपके स्क्रीन के ऊपर, जो आपके स्क्रीन का साइज है, इसके ऊपर इतनी एलईडीज लगी हुई है। कितनी एलईडीज लगी हुई है? यू डू द मैथ। मैं आसानी के लिए कहता हूं कि 400 पीपीआई, पिक्सल पर इंच। आपके मोबाइल की स्क्रीन का जो एरिया है वो कितना है, ठीक है? मैं ऐसे ही कह देता हूं कि यार वो 50 स्क्वायर इंच है, या टैबलेट का जो है वो 50 स्क्वायर इंचेस है, यानी 5/10 का टैबलेट है, तो 50 स्क्वायर इंच बन गया। कितने पिक्सल हो गए? 20,000 पिक्सल्स। उस स्क्रीन पे 20,000 पिक्सल हैं। हर पिक्सल में कितनी एलईडी हैं? 3। इसका मतलब है आपकी जो स्क्रीन है इस पे 60,000 एलईडीज मौजूद है। एंड you have the control of not only switching it on and off, आप इसकी इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी आप चाहें तो रेड को हल्का जलाएं, ब्राइट करें और ब्राइट करें और ब्राइट करें, आप कहते रहे वो करता रहेगा, ठीक है? कितना, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूं। लेट से आप इसके अंदर 255 डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ ब्राइटनेस इसको दे सकते हैं। इसके आप 255 कह रहा हूं, चलो 256 कर लेते हैं। 256 लेवल्स, 256 लेवल्स। इसका मतलब यह है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो डिफाइन हो सकती है 8 बिट्स के अंदर। तो अब ये सोचो कि व्हाइट कलर पता है कैसे बनता है? आप रेड को फुल ब्राइट कर दें, ग्रीन को फुल ब्राइट कर दें और ब्लू को भी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पर भेज दें, ठीक है? तो अब आपके पास कलर क्या आ जाएगा? व्हाइट। ब्लैक कैसे प्रोड्यूस होगा? आप रेड, ग्रीन, ब्लू सबको 0 कर दें, ये ब्लैक प्रोड्यूस हो जाएगा। अब मैं कहता हूं मुझे पर्पल कलर चाहिए, वो कैसे मिलेगा जी? रेड को थोड़ा सा जलाया, थोड़ा सा ब्लू को ऑन किया, आई विल बी गेटिंग अ पर्पल ह्यू, ठीक है? सो यू कैन प्रोड्यूस कलर्स। अब कितने कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं? तो ये कितने कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं? इसका मतलब है भाई 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256। आई थिंक, मुझे सही से नहीं पता, चाहो तो कैलकुलेटर पे करके देख लो। आई थिंक दिस इज रफली 16,000 कलर्स, 16K कलर्स। ये तो मैं पुरानी टेक्नोलॉजी बता रहा हूं। अब अगर मैं आपको बताता हूं यार कलर 8 बिट से नहीं कंट्रोल हो रहे हैं, 16 बिट से कंट्रोल हो रहे हैं, तो फिर आप सोचे पे 256 नहीं है, 16 बिट में हो रहे हैं, तो आई थिंक इट्स क्वाइट अ लॉट। तो फिर आपके पास बिलियंस ऑफ कलर्स आ सकते हैं ये स्क्रीन पे। तो अब पिक्चर क्या है? पिक्चर का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पिक्चर की बात करते हैं तो पिक्चर इज द इल्यूमिनेशन ऑफ दीज एलईडीज एट अ डिफाइंड इंटेंसिटी। तो अब पिक्चर क्या हो गया? वो पिक्चर हो गया इल्यूमिनेशन ऑफ एलईडीज, और इल्यूमिनेशन ऑफ एलईडीज जो है वो बाइनरी में। तो अब अगर मैंने ये कहना है कि यार स्क्रीन ब्लैक है तो सारी एलईडीज ऑफ कर दो। अगर स्क्रीन टॉर्च है, टॉर्च क्या करती है? आप टॉर्च ऑन करते हैं तो पीछे प्रोसेसर कमांड क्या भेजता है? सारे पिक्सल्स को किस इंटेंसिटी पर ले जाओ? फुल। दिस इज अ टॉर्च। और अगर उसे खेला जाए तो आप रेड कलर की टॉर्च और ब्लू कलर की टॉर्च और ग्रीन कलर की टॉर्च और किसी भी कलर की टॉर्च सोटू से बना सकते हैं, फिर वो इतना मजेदार कलर नहीं आता। कहना चाहिए इतनी उसमें ब्राइटनेस नहीं होती तो नहीं करते। लेकिन दिस इज हाउ द पिक्चर्स आर क्रिएटेड।
तो अब आप ये देखिए कि फोटो का डेटा बिट्स में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्योंकि फोटो इज अ कलेक्शन ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द एलईडीज। अच्छा, फिर आप इसके अंदर फिर दूसरे एल्गोरिथम्स लगते हैं जी, आप इमेज कंप्रेशन करें। इमेज कंप्रेशन करना अगर देखा जाए तो इट्स क्वाइट इजी, कंसेप्चुअली क्वाइट इजी। कि आप ये देखते हैं भाई, ये स्क्रीन है और मैं ये कह रहा हूं जी मैंने पहाड़ियां बनाई, पहाड़ियों की तस्वीर है, वो हमारे बचपन वाली, और ये सूरज निकल रहा है, यही बनानी आती थी ना हमें। तो अब इसके अंदर क्या है, ये जगह सारी येलो होती थी और ये पूरा ब्राउन कर दोगे, पहाड़ ब्राउन होते हैं, ठीक है ना, सबको पता है, और घास जो होती है ग्रीन होती है। तो इसका मतलब ये है, मैं डिफाइन कर देता हूं यार, पिक्सल नंबर फला से लेकर पिक्सल नंबर फला तक सबकी इंटेंसिटी एक कर दो। तो मुझे हर एक की इंटेंसिटी याद करने की जरूरत है नहीं, मुझे सिर्फ इनिशियल, फाइनल एड्रेस और इंटेंसिटी वैल्यू भेज दो। तो इस तरह से अब आपने हर पिक्सल की वैल्यू थोड़ी भेज रहे हैं, यानी मिसाल के तौर पे आप लोग सबका डेटा है और हम एंटर कर रहे हैं, और फर्ज कीजिए इस तरह से हो रहा है कि मिड टर्म के नंबर्स एंटर कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल रोल नंबर फला से लेकर रोल नंबर फला तक जो है सबके 20। तो अब हम क्या बोलेंगे, रोल नंबर फला 20, इसके बाद 20, उसका 20 नहीं बोलूंगा, यार बात सुनो, एंटर करना है ना, रोल नंबर फला से लेकर फला तक 20, खट हो गया। तो दिस इज हाउ वी कंप्रेस द इंफॉर्मेशन वी सेंड। तो इस तरह के कुछ काम होते हैं जो कि इमेज कंप्रेशन पर होते हैं। ये सारी चीजें इमेज जब जाएगा तो इसका मतलब है इट विल बी अ सेट ऑफ बिट्स, ठीक है ना, तो इट विल बी अ सेट ऑफ बिट्स, ठीक है ना। तो उसको आप बाय द वे बिटमैप फाइल भी कहते हैं। फिर आप उसको कंप्रेशन करते हैं जो कि जेपेग और बाकी टीआईएफ और पता नहीं कौन कौन से दूसरे होते हैं, ठीक है। सो ये अंदाजा होना चाहिए कि व्हाट इज मेमोरी, एप्लीकेशन क्या है, कहां पर इस्तेमाल हो रही होती है। जनाब बिल्कुल चाहिए होगा, और इमेज फिर साइज में बहुत बड़ा होता है। अगर आप बीएमपी को देखें तो उसका साइज बड़ा होता है। इसी तरीके से डीएसएलआर की जो इमेज जनरेट होती है, जो रॉ फॉर्मेट होता है और उसको रॉ डेटा कहते हैं, तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। आई एम नॉट श्योर 100%, बट आई सस्पेक्ट कि वो इसी तरह की चीज होती है। इमेज का कॉन्सेप्ट यही है। वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, वीडियो का कॉन्सेप्ट ये, इट इज जस्ट इमेज विच आर बीइंग शोन विद परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो अगर आप मल्टीपल इमेजेस को करें तो ये होगा। फिर वीडियो पे भी आप वही कंप्रेशन टेक्निक्स कर सकते हैं। यानी अब आपके पास देखिए ना, अगर मैं चल रहा हूं तो एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर में क्या चेंज आ रहा है, आप सिर्फ डेल्टा नोट करके स्टोर कर लें। तो आपके पास अगर इनिशियल वैल्यू है, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू क्यों कर रही है, इनिशियल वैल्यू डेल्टा 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 डेल्टा, हर एक का डिफरेंस। दिस इज हाउ यू कैन डू वीडियो कंप्रेशन, ठीक है। तो जो इमेज है और वीडियो, ये सारी चीजें एक्चुअली इट इज अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, एंड अगर आप सोचें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सॉरी जी, ये जो आप सारे जो 5S और 5P वगैरह को दे रहे हैं ना, दोज विल बी क्लॉक ड्रिवन। नहीं देखिए ना, ऐसा थोड़ी है कि आप एक ही को ऑन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है 5P का टाइम और 5S का टाइम और W को चलाने का टाइम और इसके चार्जिंग डिस्चार्जिंग का टाइम, ऑल शुड बी विद इन अ क्लॉक साइकिल, ठीक है ना जी। क्लॉक से लेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि अब 5S और 5P कहां से आ रहे हैं, ये 5S 5P W वगैरह एनेबल होते हैं उस वक्त जब आपने रीड या राइट साइकिल करना है, ठीक है ना, जो कि क्लॉक के ऊपर ही चलेगा। और एक क्लॉक साइकिल के अंदर आपके पास डेटा अवेलेबल हो जाना चाहिए, ठीक है। वो यकीनन ये है कि 5S और 5P वगैरह जो है, दे आर ड्रिवन बाय क्लॉक और डिराइव्ड बाय द क्लॉक। जी, रजिस्टर्स और मेमोरी में क्या फर्क है? रजिस्टर जो होते हैं ना, इट्स लाइक टेम्पररी मेमोरी। नहीं, सॉरी, रजिस्टर फाइल और डेटा मेमोरी को क्या डिफरेंस है? जैसे एक रजिस्टर और एक मेमोरी, जैसे कि अभी 8 बिट्स का आपने बनाई मेमोरी, रजिस्टर भी तो होता है क्या? कितने बिट्स का रजिस्टर होता है, कितने बाइट्स का रजिस्टर होता है? नहीं, तो आपके पास कितनी बाइट्स होती हैं एक रजिस्टर में, 32 बिट्स का, ठीक है ना। बात ये है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं समझता हूँ रजिस्टर जो होता है ना, वो सिर्फ आपके पास जो, जब हम कहते हैं ना टेम्पररी वैल्यू, इसके अंदर तो बहुत सारा डेटा होता है।
रजिस्टर वो होता है जो कि इमीडिएट कैलकुलेशन के दौरान आप होल्ड कराते हैं, यानी कि आपने कैलकुलेशन की है, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे वो वैल्यू आगे पास होनी है तो आप उसे रजिस्टर में दे देते हैं और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल तक होल्ड कर रही होती है। मेमोरी में जो आप वैल्यू भेजते हैं रैम में, सिर्फ नेक्स्ट क्लॉक साइकिल तक के लिए होती है? नहीं, ये तो वो फ्रीक्वेंट डेटा है जो आप बार बार उठाते रहेंगे। कब तक? और आपने रजिस्टर में करवाया क्यों है राइट? देखिए होता क्या है, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं ना कॉन्सेप्ट्स वगैरह, हम उसको पढ़ रहे होते हैं इंडिविजुअलिटी में, बिल्कुल बिल्कुल आइसोलेटेड। वो अप्लाई कहाँ होगा? मतलब आप एक रजिस्टर में वैल्यू राइट करा रहे हो, वहां पे राइट रहेगा, क्यों राइट कराया था, वजह क्या थी? आ रही है भाई, काम क्या करना चाह रहे हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना मेमोरी में, इसलिए मैंने जिक्र किया कि पिक्चर स्टोर करा रहा हूं, ठीक है ना। मेरे पास एक इमेज है, वो इमेज लोड होगा, क्या वो एक बाइट में आ सकता है? नहीं, इट वुड बी इन मल्टीपल बाइट्स, क्योंकि आपने देखा ना कि एक इमेज जो है, एक बाइट, एक पिक्सल की इंफॉर्मेशन 3 बाइट में आ रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। रजिस्टर में एक वैल्यू पास कर रहे हैं, वो वैल्यू कहां से आई है, रजिस्टर में डाली ही क्यों थी? मैं कहता हूं इसको हम फाइंड करने की कोशिश करें। जैसे अभी आपने एक बिट को स्टोर करने के लिए वो एक SRAM का सेल बनाया, अब अगर आप लेट्स से पेपर में बोल रहे हैं कि हमें रजिस्टर बनाना है, मैंने रजिस्टर जब किया नहीं तो मैं क्यों बोलूंगा पेपर में? जैसे मैं सपोज करूँ कि वो भी हाँ। एक बिट की मेमोरी होती देखिए जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, उसके साथ सेंस है, एम्पलीफायर है और प्री चार्ज है, क्योंकि उसको रखना है मल्टीपल क्लॉक साइकिल के लिए, ठीक है। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि रजिस्टर जो होता है वो आपको मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स के लिए नहीं चाहिए होता। ड्यूरिंग जैसे एक कॉम्बिनेशन लॉजिक है, उसके बाद वो वैल्यू को आप होल्ड कराते हैं, क्योंकि काम हो गया, क्लॉक साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके बाद क्या होगा, जब क्लॉक साइकिल की एज आएगी तो अब आपने वैल्यू को आगे पास करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक नई वैल्यू आ जाएगी, तो आप ये मल्टीपल क्लॉक साइकिल्स तक वैल्यूज को नहीं होल्ड करा रहे। उस तरह की मेमोरीज जो होती हैं उसके लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स। इसी तरीके से जैसे होता है, जैसे हम लोग ने किया जी, हम लोग करते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स, ठीक है ना। शिफ्ट रजिस्टर यूज करते हैं, वो इसी तरीके से होता है, वो इस तरह की मेमोरी के लिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमने क्लॉक जनरेट कराते हैं या रैंडम सिग्नल जनरेट कराते हैं, तो उसमें एक वैल्यू टेम्पररी होल्ड की है, नेक्स्ट क्लॉक में वो रीराइट हो जाएगी, एवरी क्लॉक साइकिल में वो रीराइट होगी। मेमोरी में ऐसा नहीं है कि हर वैल्यू हर क्लॉक साइकिल में रीराइट होगी। तो एप्लीकेशन में बड़ा फर्क है। रैम जो होती है रजिस्टर्स नहीं होते, मतलब रैम जो है रजिस्टर से नहीं करके बनाते। है। फ्लिप फ्लॉप भी नहीं है, अगर आप उसे देखें तो वो एक फीडबैक इन्वर्टर्स हैं, जो मैंने अभी दिखाया। SRAM जो है वो फीडबैक इन्वर्टर है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं डायनामिक रैम। तो माशाल्लाह देखें यार, जिंदगी ना इतनी सिंपल होनी चाहिए। जैसे ये है, ये क्या है जी, डायनामिक रैम सेल, अल्लाह अल्लाह खत्म। ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए ना सर्किट। वो 6 ट्रांजिस्टर 4 ट्रांजिस्टर कुछ नहीं, ये क्या है जी, एक कैपेसिटर, उससे सुनने के लिए एक राइट, ये राइट वाला जो एक ट्रांजिस्टर, खत्म शुद्ध, बस यही है सर्किट। दिस वुड स्टोर वन वैल्यू। हाउ वुड इट स्टोर वन वैल्यू? ये कैपेसिटर है, आपने वैल्यू राइट करानी है, आपने बिट पे भेजा VDD, आपने वर्ड को ऑन किया, ये कैपेसिटर चार्ज हो गया आपके पास राइट वैल्यू हुई। आपने नेक्स्ट टाइम 0 भेजना है, आपने यहाँ पे 0 भेजा, वर्ड ऑन किया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, वैल्यू 0 हो गई, खत्म। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो राइट रीड वगैरह जो है इट इज क्वाइट सिंपल, आपने इस तरीके से करवा दिया। अच्छा, इसी तरीके से वैल्यू को रीड करना है, तो वैल्यू को रीड करने के लिए क्या होगा, जब आप वैल्यू को रीड करवाते हैं तो उसके लिए आपने लाइन को वोल्टेज अप्लाई करके ऑन किया। अब ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होगा, ये कैपेसिटर जो भी वैल्यू होगी, जैसे अगर हमने VDD अपॉन 2 तक ऐसे किया है, तो वही बात कि VDD अपॉन 2 और यहाँ पे स्टोर्ड वैल्यू थी VDD, तो अब ये यहाँ पर इसको डिस्चार्ज करके VDD अपॉन 2 प्लस डेल्टा भी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसने करना है चार्ज करना है तो वो VDD अपॉन 2 माइनस डेल्टा भी।
इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब ये होगा तो इधर से चार्ज, क्योंकि जो इस लाइन की पैरासिटिक कैपेसिटेंस है, इसमें से चार्ज निकलेगा और इसके वोल्टेज में भी कमी वाकई होगी। स्टैटिक रैम में अगर आप याद करें तो उसमें अगर किसी जगह पे वैल्यू होती थी तो पीछे इन्वर्टर होता था जो कि संभाल लेता था। यहां पे जब आप इससे रीड करेंगे वैल्यू तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, या अगर लेट से इसके अंदर जीरो वैल्यू थी और VDD अपॉन 2 है तो उसके अंदर चार्ज आएगा। कहने का मकसद ये है कि जो पिछली स्टेट थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो डायनामिक रैम में क्या होता है कि आप जो वैल्यू स्टोर करते हैं, द रीड साइकिल डिस्टर्ब्स दैट वैल्यू, द रीड साइकिल डिस्टर्ब्स दैट वैल्यू। मिसाल के तौर पे आपने इसमें VDD स्टोर करवाया और ये VDD अपॉन 2 है, तो अब क्या होगा जी, ये इसका वोल्टेज बढ़ के VDD अपॉन 2 प्लस डेल्टा V हो जाएगा। भाई वोल्टेज बढ़ कैसे रहा है, इसका मतलब है देयर इज सम चार्ज गोइंग हियर। ठीक है, तो इसका मतलब है जब यहां पर चार्ज जा रहा है तो और आपके पास ये कनेक्शन है तो इसके वोल्टेज में कुछ ना कुछ कमी वाकई होगी। पहले अगर आप देखें, अगर इसके इनिशियल चार्ज देखें, इनिशियल अगर हम देखें तो इसमें चार्ज था Q इज इक्वल्स टू C टाइम्स VDD। नेक्स्ट इंस्टेंस में जब आपने दोनों को शॉर्ट कर दिया, यानी ट्रांजिस्टर ऑन किया, तो अब आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगी C प्लस लेट से C डैश। ठीक है ना, चार्ज जो है वो उतना ही रहेगा अगर वो लेट से बिल्कुल जीरो पर है, और आपके पास एक नया वोल्टेज आ जाएगा। तो अगर आप चार्ज कंजर्वेंसी को यूज करेंगे तो फिर आप निकाल सकते हैं कि वोल्टेज में चेंज कितना आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि आपके पास वोल्टेज VDD से चेंज होकर एक नए वोल्टेज V पर पहुंच जाएगा। तो ये इशू होता है डायनामिक मेमोरी के साथ। इफ यू रीड अ डायनामिक मेमोरी यू डिस्टर्ब द डेटा। स्टैटिक रैम में आप देखें, अगर हम रीड भी करते थे तो चूंकि फीडबैक था तो वो एक दूसरे को संभाल लेते थे। यहां पे चूंकि ऐसा कुछ फीडबैक वाला निजाम नहीं है तो वैल्यू को रीड करने से डिस्टर्ब हो जाती है। एक बात, आई एम सॉरी, हम राइट करा रहे हैं, हम एग्जैक्ट वो वैल्यू रीड नहीं करते। नहीं, जो आप राइट करा रहे हैं आपने वो वैल्यू रीड कर ली ना एक दफा, अब अगली दफा दोबारा नहीं पूछना। तो इसका क्या मतलब है, जब आप एक वैल्यू को रीड करते हैं, रीड करने के बाद वो उसको दोबारा राइट भी कर दीजिए अगर अगली दफा यूज करना है। एक चीज, दूसरी चीज यहां पर जो हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं इस कैपेसिटर में करा रहे हैं और इट इज अ लीकेज प्रोसेस, यानी ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर काफी लीकेज के मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपने इसे वैल्यू राइट कराई VDD, फिर आपने 2 मिनट के बाद कहा भाई क्या वैल्यू है, तो हो सकता है कि 2 मिनट में वो वैल्यू खराब हो जाए। ठीक है, तो इसकी जो है ना, इसकी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मामला है, यानी अगर आप इसे कुछ मेमोरी में स्टोर कराते हैं तो वो ज्यादा देर तक मेमोरी में रहता नहीं है। तो फिर क्या करना होता है, आपने जो इसके अंदर करवाया है इसे बार बार रिफ्रेश करवाते रहे। यानी स्टैटिक रैम में तो ये था एक दफा वैल्यू भेज दी, बहुत अच्छी बात है, वो रहेगी। इसमें क्या होता है, आपने एक दफा वैल्यू भेजी, जो इसे याद कराया, हर थोड़ी देर बाद दोहराते रहो, भाई मैंने ये बताया था। सो उसको बार बार रिफ्रेश करना होता है। और जिस वक्त आप रीड कर लेंगे उसके बाद तो लाजमन आपने उसे दोबारा से राइट करना है, वरना वो डेटा लूज हो जाएगा। तो इस वजह से इसके कहना चाहिए इसमें खाली रीड राइट मैकेनिज्म नहीं चाहिए होता, इसमें आपको रिफ्रेश के लिए भी मैकेनिज्म चाहिए होता है। अगर इसके अंदर ये सारी चीजें हैं तो व्हाई डू वी इवन बॉदर टू लुक एट इट, हम इसे क्यों यूज करते हैं डायनामिक मेमोरी? नहीं, रीड तो बेचारा कर लेता है, इतना भी डिस्क्रेडिट ना करें। वो पे देखे ना, वो तो पिछली बार भी नहीं हुआ था, उसने क्या रीड किया था, VDD अपॉन 2 प्लस डेल्टा V, और उसके बाद फिर हमने सेंस एम्पलीफायर दूसरे सर्किट्स लगा के उससे पढ़ लिया था जब हम कर रहे थे। अभी तो मैंने उस चीज की बात नहीं की ना कि यहाँ पर सेंस एम्पलीफायर जो आप वोल्टेज डिफरेंस आ गया है। देखिए रीडिंग क्या होती है, अगर मैंने आपको एक चीज याद कराई है, ठीक है ना, अगर मैंने आपको एक चीज याद कराई है और मैं ये चाहता हूं कि उसको हम रिट्रीव कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको याद करवाए हैं साइन की वैल्यूज, साइन 30, साइन 45, साइन 60 वगैरह, ये ठीक है ना। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे साइन 45 की वैल्यू बताया, साइन 50 की है। अब
मुझे ये पता है कि इसकी टोटल वैल्यूज क्या है, एक है 0.5, 0.7071, 0.866। तो मैं आपसे कहता हूँ sin 45 क्या होता है, आप कहती है 0.7। हाँ ठीक है, समझ गया। कैसे समझ गए? क्योंकि अगर इसने 0.7 बता दिया है तो इसके बाद तो 071 ही होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसका मतलब ये, मैं आपको ये बताने के लिए कि हम लोग मेमोरीज को कैसे समझते हैं। जब आप कहते हैं ना एक डेटा रिट्रीव करना है, डेटा रिट्रीव करने का मतलब ये, जो मैंने वैल्यू भेजी है अगर मैं वो वैल्यू वापस हासिल कर सकता हूं, दैट इज डेटा रिट्रीवल, ठीक है। मैंने वैल्यू भेजी है वीडीडी, नहीं, मैंने लॉजिक स्टोर कराई है 1, वीडीडी नहीं स्टोर कराया है। ये आपका ख्याल है कि वीडीडी स्टोर कराया है, मैंने 1 स्टोर कराया है। एज लॉन्ग एज आई कैन गेट 1, डेटा मिल गया। वीडीडी थोड़ी स्टोर कराते हैं, क्या हम 0 स्टोर कराते हैं? नहीं, हम लॉजिक 0 स्टोर कराते हैं। अब आप कह रही हैं सर पिछली बार जो था 0 वोल्ट्स मिल रहा था, अभी जो है 0.2 वोल्ट्स मिल रहा है, सर ये तो फर्क है। मेरे लिए तो फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार लॉजिक 0 स्टोर कराया था और अब की बार मुझे क्या मिल रहा है, लॉजिक 0 मिल रहा है। सो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज लेवल एंड द लॉजिक लेवल्स, ठीक है। इसके वो वोल्टेज लेवल्स नहीं है जो स्टैटिक रैम के थे, लेकिन वी कैन स्टिल गेट द करेक्ट लॉजिक लेवल फ्रॉम दैट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये हमारा आगे का सर्किट ये इंश्योर कर लेगा, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज वो ये कर सकता है, वी आर हैप्पी। ट्रांसमिशन गेट कर देंगे मतलब, जैसे इसकी बात कर रही हैं, अगर आप देखें तो स्टैटिक रैम में भी यही था कि हमने यहाँ पे खाली NMOS शो किया था। नाउ इट डिपेंड्स कि क्या आप VDD माइनस VTH वाली चीज बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, वरना अदरवाइज जहां जहां भी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है एज अ स्विच, आप उसको बड़े इत्मीनान से ट्रांसमिशन गेट से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से जहां मैं यहाँ पे कैपेसिटर दिखा रहा हूं, इनफैक्ट यहाँ कैपेसिटर होने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर हम ये चीज लगा सकते हैं। ये क्या है? दिस इज द ट्रांजिस्टर। कैसा ट्रांजिस्टर है? ड्रेन, सोर्स, बल्क सबको शॉर्ट कर दिया और गेट से कनेक्शन लिया। सो अब ये इफेक्टिवली क्या बन गया? दिस इज अ मॉस कैपेसिटर। यहां पे ट्रांजिस्टर जो है वो एक कैपेसिटेंस के तौर पे यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये देखें कि एक बिट को, सॉरी नहीं, लीकेज, इसके अंदर भी लीकेज के अपने मैकेनिज्म्स हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट की लीकेज होती है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट तो कॉमन है, हमने सबस्ट्रेट से कनेक्ट किया, और लीकेज का जो ताल्लुक है वो जब ट्रांजिस्टर का साइज छोटे से छोटा होता जा रहा है, तो अब सारी चीजें करीब आ रही हैं, उस वजह से लीकेज मैकेनिज्म्स हो सकते हैं और होते हैं। बट एनीवे यहां पे अगर आप देखें तो एक सेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बन रहा है। इससे पहले जो हमने वहां देखा था, तो हमने देखा था कि एक सेल जो है वो 6 ट्रांजिस्टर से मिलकर बन रहा है। तो यहां पे सेल साइज बहुत छोटा हो जाता है और आप बहुत हाई डेंसिटी मेमोरीज रियलाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वजह है जिसकी वजह से डायनामिक मेमोरी को कंसिडर किया जाता है। अदरवाइज स्टैटिक मेमोरी जो है इट इज सिंपलर। स्टैटिक मेमोरी जो है वो फास्टर भी साबित होती है और उसके अंदर इसके ये पावर हंग्री होती है। पावर हंग्री क्यों है? बार बार रिफ्रेश करना है, बार बार राइट करना है, यानी बार बार आप चार्जिंग कर रहे हैं, बार बार आप डिस्चार्जिंग कर रहे हैं। सो दैट इज कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो ये इसके अंदर सिलसिला होता है। हमने एक चीज पहले भी डिस्कस की थी। ओके जी, तो ये हमारे पास आपने मुझे बताया था वो चीजें ना। तो ये स्टैटिक रैम और ये डायनामिक रैम की बात है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जांपल वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, हार्ड डिस्क किस तरह से काम करती है। 2000 कहना चाहिए कि वेरी पेडागोजिकल थिंग्स। तो वो मैं उसकी लेक्चर स्लाइड आपसे शेयर कर लूंगा, वो आप लोग अपने तौर पर उसको देख लीजिएगा। सॉरी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप डिजिटल सर्किट्स को देखें तो आप कहेंगे यार कोई नया सर्किट ही नहीं है, हर बार एक ही सर्किट का नया लेबल कर देते हैं। और ये कैपेसिटर भी मैं अखलाकन ले आया हूं, वरना तो पैरासिटिक से को यूज कर लें। यस, यही है। आप इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन। आपने इनपुट कहां से दिया है और आप आउटपुट कहां से हासिल कर रहे हैं, ठीक है। और आप करना क्या चाह रहे हैं? जो लैच है, जिसे आप लैच कहते हैं, उसे हम मेमोरी कह रहे हैं, ठीक है ना। जिसे आप लैच कह रही हैं, अब ये क्या है? ये तो सर ये तो लैच है, ठीक है। ये लैच कौन सी एप्लीकेशन में लैच थी हमारे लिए?
सॉरी, ठीक है। तो डिजिटल सर्किट्स में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी अर्ज किया कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो बेसिकली ऐसा स्विच है। अगर आप उसके आउटपुट के ऊपर दूसरा एक ट्रांजिस्टर इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास इन्वर्टर बन सकता है। जरा सा कनेक्शन चेंज करेंगे कुछ और हो जाएगा। मॉसफेट एज ए कैपेसिटर इस्तेमाल किया है, वजह क्या है? देखिए, आपकी जो आईसी की टेक्नोलॉजी है, ये आईसी की टेक्नोलॉजी क्या चीज बनाने के लिए डेवलप की गई? आईसी की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए डेवलप की गई है सिर्फ और सिर्फ एनमॉस और पीमॉस। एवरी अदर थिंग इज जस्ट एन आफ्टर थॉट। अब आप कहें सर इस टेक्नोलॉजी से रेजिस्टर बन सकता है? यार बन जाएगा, मजेदार नहीं होगा। अच्छा, इससे मैं कैपेसिटर बना दूं, इसमें इंडक्टर बन जाए, ट्रांसफार्मर बन जाए, डायोड्स बन जाए, बीजेटी बन जाए, हाँ सब बन जाएगा, लेकिन इसका प्राइमरीली इसका मकसद ये नहीं था। तो इसके अंदर कहना चाहिए कि वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा। अच्छा, अब अगर मैं कहता हूं कि जी कैपेसिटर बनेगा, तो आईसी में कैपेसिटर बनेगा कैसे? आईसी की जो पूरी फंक्शनैलिटी वो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए। आप कहें कि जी मैं एक प्लेट डिफाइन करूंगा, एक दूसरी प्लेट डिफाइन करूंगा, उसके दरमियान कुछ गैप होगा, इस तरह से कैपेसिटर बनेगा, हाँ जी बन जाएगा। लेकिन फिर उस कैपेसिटर का एरिया बहुत ज्यादा होगा। उसके मुकाबले में जब हम एक ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, तो हम बहुत छोटी सी जगह पे साइजेबल कैपेसिटेंस हासिल कर सकते हैं। दैट इज वाई आई प्रेफर कि यहां पे एक मॉस कैपेसिटेंस यूज कर लें। ठीक है जी, तो ये है कहानी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द करिकुलम, ये सारी चीजें तो हमने इसको कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, फीडबैक, कुछ कहना है किसी ने? एनीथिंग बताएं। सॉरी, आप करना मतलब क्या करें? दरअसल बात ये है कि ना, आप लोग सर्किट्स को देख रहे हैं, जो मैंने कहा थोड़ी देर पहले भी, आइसोलेशन भाई लैच है। लैच क्या है? हमने याद कर लिया है, ये होता है इनका लैच, ठीक है ना, ये लैच है। अच्छा, कैपेसिटर लगाते हैं नहीं, वो कौन सा कैपेसिटर होता है? तो पैरासिटिक कैपेसिटर। अब ये कंसीडरेशन क्या बना है? मतलब मैं कंसीडर कर रहा हूं, मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले भी दिया था, कंसीडरेशन का ताल्लुक होता है आपकी क्लॉक स्पीड से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब यही चीज इस तरह से करके बनाए और यहाँ ए लिख दे और बी लिख दे, तो आप कहते हैं ये तो पास ट्रांजिस्टर लॉजिक, ये तो पास ट्रांजिस्टर लॉजिक। जब इसको यहां करके बना दिया तो ये क्या है? अरे भाई ये जो है ये तो मेमोरी सर्किट। तो ये है क्या? तो दरअसल बात ये है कि इंजीनियरिंग में या आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है, हम पहले ये सोचते हैं यार हमें चाहिए और वो काम हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे एक मैकेनिज्म चाहिए जिसके वैल्यू को स्टोर कर सके। लैच का मतलब क्या है? लैच का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं एक मैकेनिज्म जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो सके, ठीक है। तो लैच और मेमोरी दोनों की रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो सेम है। लैच क्या चाहता है? लैच ये चाहता है कि भाई उसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड रहे, और मेमोरी को देखिए वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेमोरी स्टोर्ड रहे। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो भाई ये जो आपने चीज बनाई है तो वही है। अब मैं ये चाहता हूं कि लैच जो है ना, उसमें तो वैल्यू में बहुत ज्यादा देर तक स्टोर करने की जरूरत नहीं होती क्लॉक साइकिल के लिए। इसके अंदर वैल्यू यार जरा ज्यादा देर तक स्टोर करना। अब मैं क्या करूं? इसकी पैरासिटिक कैपेसिटेंस को मजबूत कर दूं। पैरासिटिक कैपेसिटेंस को कैसे मजबूत कर रहा हूं? पैरासिटिक कैपेसिटेंस है, मैंने एक सर्किट भी लगा दिया जिसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा रहा हूं। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल को आप जहन में रखें तो आप देखेंगे कि वही सर्किट इसलिए बार-बार यूज होता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? ये तो वही सर्किट है सर, ये लैच है। नहीं, अब ये लैच नहीं। कैसे पता लैच नहीं? क्योंकि अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे तो इस तरह नहीं होगा डिजाइन। जब ये लैच थी उस वक्त थी जब यहाँ क्लॉक सिग्नल दिया गया था। क्लॉक सिग्नल का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंशियल, ये सिग्नल अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं होगा।
फॉर श्योर। जब हम इसकी बात करते हैं, इसका क्या मतलब है? कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसका मतलब है इनपुट है और इनपुट रहेगा, इनपुट अपनी जगह पर रहेगा, ये कॉम्बिनेशन। डायनामिक के अंदर फिर अलग है, डायनामिक सर्किट्स के अंदर अलग से कहानी। तो ट्रांजिस्टर का बुनियादी ऑपरेशन तो वही है, चाहे आप लैच की बात करें किसी की भी, जो ऑन है या ऑफ, और फंक्शनैलिटी पर्पस उसके ऊपर डिफाइन करना है कि आप इसे क्या कहना है। आप यही देख लीजिए कि सेंस एम्पलीफायर के अंदर, जिसे हम कह रहे हैं सेंस एम्पलीफायर, कौन सा नया सर्किट? जो मेमोरी का ब्लॉक है वही तो सेंस एम्पलीफायर है। तो फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये था कि हमने उसको VDD अपॉन 2 तक पहुंचा दिया। VDD अपॉन 2 पहुंचाने के लिए आपने कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया? कुछ भी नहीं, स्विच इस्तेमाल किया था, आपने इनपुट दिया VDD अपॉन 2। आप इनपुट चेंज करते हैं अपने डिजायर्ड आउटपुट हासिल करने के लिए, वरना सारी कहानी है। और देखा जाए तो ट्रांजिस्टर से ही करते हैं। आप कह सकते हैं हमेशा ट्रांजिस्टर से, कभी ये करते हैं, कभी कहते हैं एम्पलीफायर है, कभी कहते हैं स्विच है। हाँ, बिकॉज़ दैट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट। आपने इनपुट कैसा दिया? अगर आप डिजिटल इनपुट दे रहे हैं तो हाँ वो ट्रांजिस्टर स्विच है, यही सर्किट होगा। और वैसे एम्पलीफायर भी कहते हैं, ये तो इनपुट पे डिपेंड कर रहा है ना। अब मैंने इनपुट एक एनालॉग सिग्नल दिया है जो कि बायस से थोड़ा सा होगा। वैसे मजेदार बात ये है कि माशाल्लाह फाइनल आ गई है, और आप लोगों की ट्रांजिस्टर्स के साथ फैसिनेशन, फैसिनेशन वुड बी एन करेक्ट वर्ड, अजनबियत, अजनबियत दूर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। राइट। अच्छा, कोर्स के वजह से ये कि मिड टर्म्स के पेपर, क्विज़ेस वगैरह के पेपर चेक हो चुके हैं, फाइनल कर चुका हूं नंबर, मुझे इस मरियम ने नंबर दिए हैं, वो इस मरियम वाले जो नंबर